हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप यू डूइंग अमेजिंग। ये वीडियो होने वाला है ट्राम स्क्रैम्बलर 400X का ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 1 ईयर एंड 15,000 प्लस किलोमीटर्स। तो गाइस शुरू करते हैं चाबी से। चाबी कुछ ऐसी है बाइक की, ट्राम की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है अपने को अच्छी खासी। एंड ये नो डाउट थोड़ी सी प्रीमियम फील होती है, ऐसे चीप या लो क्वालिटी तो बिल्कुल फील नहीं होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें इमोबिलाइजर फंक्शन एनेबल्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मैंने स्क्रैम्बलर 400X का कीचेन लगा रखा है, ये मैंने ऐसे ले लिया था, ऑनलाइन मिल गया था। तो मुझे इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर करूँ बाइक के, जैसे भी मतलब बिल्ड क्वालिटी हो गई, फिनिशिंग हो गई, टच एंड फील कैसा है इस बाइक का, पेंट क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। जो लोग मुझे नहीं जानते या जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, इस बाइक को मैंने लास्ट ईयर लिया था जून 23, 2024 को, एंड जुलाई 2, 2024 मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जो कि यही वाला चैनल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी बाइक पे मैंने बाइक चलाना सीखा है। मतलब मुझे बाइक चलाना बिल्कुल नहीं आता था, ना मैंने कभी बाइक चलाई थी इससे पहले सिर्फ मैं एक्टिवा चलाता था और मुझे बेसिक पता था कि भाई बाइक कैसे चलती है, मतलब क्लच और गियर पता था, बट कभी उतना चलाया नहीं था। ये बाइक उनके लिए भी बहुत अच्छी चॉइस है जो एकदम ही फर्स्ट टाइम बाइक खरीद रहे हैं या जिनको फर्स्ट टाइम बाइक चलाना मतलब सीख रहे हैं या जो भी है। ये 400cc की बाइक जरूर है, बट ये बहुत ईजी टू लर्न है। मतलब ये फर्स्ट टाइम और बिगिनर्स के लिए भी बेस्ट चॉइस है। तो बात करते हैं बाइक का डिज़ाइन कैसा है। ट्रस्ट मी, मुझे बाइक का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली ये वाला जो फ्रेम है ना बाइक का, जहाँ से साइलेंसर दिखता है। तो इस बाइक को लेने से पहले मैंने 2-3 बाइक कंसिडर करी थी, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की मीटियोर एंड बजाज की डोमिनर, एंड मैंने होंडा की हाइनस जो आती है ना CB350, वो भी कंसिडर करी थी। रॉयल एनफील्ड मीटियोर का सीन ये था कि बाइक ना थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस उसका सही नहीं है, बहुत ही नीचे है। वो बाइक एकदम हाईवे क्रूजिंग के लिए बनी है प्रॉपर, मतलब वो ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत भी अगर ऑफ रोडिंग हो जाए तो उस बाइक में नहीं हो सकता है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऊपर से उसमें थोड़े से फीचर्स लैक कर रहे थे, जैसे कि उसमें एयर कूल्ड इंजन आता है, मतलब लिक्विड कूल इंजन नहीं आता है। अभी मुझे आज के डेट पे पता नहीं, शायद अगर उन्होंने दिया हो तो लास्ट ईयर तक तो नहीं था, एयर कूल्ड इंजन ही आता था उसमें। एंड उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिसिंग था और ऐसे काफ़ी मतलब फीचर्स मिसिंग थे। तो मुझे लगा कि भाई अगर मैं बाइक ले रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए टूरिंग वगैरह करनी है, तो एटलीस्ट लिक्विड कूलिंग इंजन तो होना ही चाहिए उसमें। रॉयल एनफील्ड फैंस को बुरा लगेगा पता नहीं, बट मुझे उनकी जो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स आ रही हैं अभी की, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है उन्होंने। वो थोड़ा सा प्लास्टिक की फील आता है, उनके स्विचेस हो गए, हैंडल का जो बार हो गया। एट द सेम टाइम वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होती है रॉयल एनफील्ड में। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, इसीलिए फिर मैंने मीटियोर की 350 को ड्रॉप कर दिया, मैंने नहीं लिया। रही बात बजाज डोमिनर की, वो मैंने क्यों नहीं ली, आप मानोगे नहीं, मैंने बजाज डोमिनर ऑलमोस्ट बुक कर दी थी। मैंने 10,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट भी कर दिया था, बाइक बुक भी कर दी थी लिटरली। पर्सनली फिर मेरे दोस्तों ने भी बोला कि यार बाइक इज़ गुड, बट ना पिछले 6-7 साल से बाइक में कुछ चेंजेस नहीं आया, कुछ अपडेट नहीं आया नया, एंड इतना तू पैसा डाल रहा है तो थोड़ा ऐसी बाइक ले जो थोड़ी सी लेटेस्ट हो, मतलब चीज़ें उसमें फीचर्स वगैरह हो। मेरे दोस्त बता रहे थे जो डोमिनर ओन करते हैं, देयर लाइक कि हाँ थोड़ी सी हैवी फील होती है, इट्स लाइक अ हाथी, मतलब पावरफुल है बट हाथी है। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि एक बार ही ट्राम की स्क्रैम्बलर देख। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे लगता था कि ट्राम मतलब सिर्फ टाइगर ही है, टाइगर और ये हैवी बाइक्स होती है ना वहाँ की स्ट्रीट ट्रिपल ट्रेन या जो भी है, मुझे लगता था कि ट्राम मतलब यही बाइक्स होती है। और मैं ट्राम की तरफ कभी गया नहीं, बिकॉज मुझे लगा मेरा बजट कभी उतना होगा ही नहीं। मेरा बजट मैक्स टू मैक्स 2.5 से 2.8 लाख तक का था। एंड जब मेरे दोस्त ने बोला कि एक बार स्क्रैम्बलर की टेस्ट राइड ले, आप मानोगे नहीं, जब मैंने इस बाइक का टेस्ट राइड लिया, पहले 5 मिनट में मुझे समझ आ गया कि ये बाइक मेरे लिए बनी है। और इस बाइक का एग्जैक्ट कंपटीशन है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। आई नो ये 400 है, ये 450 है, बट स्टिल द सेगमेंट इज सिमिलर, मतलब सिमिलर कैटेगरी में आती है, दोनों एडवेंचर टूरर टाइप्स की है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ये सीन था कि बहुत कॉमन बाइक हो गई थी। एंड मुझे ऐसा पर्सनली ये मेरा चॉइस था कि भाई अगर मैं कोई बाइक ले रहा हूँ तो थोड़ी ऐसी हो कि एकदम नई लगे रोड पे, कि भाई लोग पलट के देखें कि ये कौन सी बाइक है। क्योंकि स्क्रैम्बलर 2023 नवंबर दिसंबर के आसपास ही लॉन्च हुई थी एंड मैंने 2024 जून में ले ली थी। ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ना स्टॉक में कम रहता था, इसमें जनरली रेड और ब्लैक ही ज़्यादा अवेलेबल थे। ये वाला जो मैट खाकी ग्रीन कलर है ये अवेलेबल नहीं था, तो 1 महीने का वेटिंग करके मैंने इस बाइक को लिया, बिकॉज मुझे यही कलर चाहिए था। नो डाउट हिमालयन इज़ अ वेरी गुड बाइक, वो अपने एरा का, अपने जोन का किंग है, जो भी है। मैं चाहता था कि कोई नई बाइक हो एकदम रोड पे ना,
रोड प्रेजेंस एकदम तगड़ा लगे उसका कि भाई कुछ तो नया लिया है बंदे ने। ये नहीं कि हिमालयन तो चलो कॉमन है, कोई ऐसे पलट के देखता नहीं आजकल हिमालयन को, टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं देखता। जब मैं हिमालयन की टेस्ट राइड लेने गया था तो मुझे भी किसी ने नहीं देखा था। जब मैं इसकी टेस्ट राइड ले आया था तो ट्रैफिक सिग्नल पे भी लोग ऐसे पलट पलट के देख रहे थे, एक दो ने तो पूछा भी था कि कौन सी बाइक है ये। जैसे कि ये स्विचेस देख रहे हो, ये थ्रॉटल देख रहे हो, ये आपको वीडियो में शायद उतना समझ नहीं आएगा बट द टच एंड फील इज़ वेरी प्रीमियम यहाँ पे। जैसे ये स्विचेस हो गए ये वाले, इनका टच एंड फील इज़ रियली गुड। यहाँ पे ये ट्राम की बैजिंग है, मतलब ओवरऑल द बाइक लुक्स रियली प्रीमियम। मतलब द बिल्ड क्वालिटी, स्पेशली द पेंट क्वालिटी इज़ रियली गुड। मैंने इसको एक साल में कितने बार ही वॉश करा लिया होगा बट इसका पेंट वैसा का वैसा है, इट्स रियली गुड। बट हाँ, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे उसका पेंट हल्का हल्का ऐसे निकल रहा है, तो ये भी एक चीज़ है। यहाँ पे टैंक पे तो पेंट का क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, टॉप नॉच है, बट यहाँ पे जो बैजिंग है ना स्क्रैम्बलर 400X की, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकल रहा है अभी एक साल के बाद। तो ये पता नहीं मेरे को कि क्यों हो रहा है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। बट हाँ, अदरवाइज द पेंट क्वालिटी इज़ रियली गुड। हैदराबाद में, तेलंगाना में ऑन रोड मुझे लास्ट ईयर पड़ी थी 3,29,000 रुपीज़ की। उसके अलावा मैंने एक्सेसरीज भी फिट कराई है बाइक में, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो नकल गार्ड्स हैं ये तो स्टॉक कंपनी फिटेड आते हैं एंड ये कुछ ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। दीज आर लाइक ओके इश, मतलब थोड़े ऐसे प्लास्टिक फील्स तो देते हैं, तो ये ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये आई एम नॉट श्योर कितना स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ ये दिखने में ठीक लगता है, दिखने के लिए सही है। उसके अलावा ये जो हेडलाइट की ग्रिल है ये भी स्टॉक आती है कंपनी से ही। ये जो आपको लोअर इंजन प्रोटेक्शन गार्ड दिख रहा है ये मैंने अलग से लगवाया है, ये मुझे कॉस्ट किया था 2,500 रुपीज़ का, ये जो लोअर प्रोटेक्शन इंजन गार्ड है। उसके अलावा मैंने एक लगेज रैक फिट करवाया है, ये भी ऑलमोस्ट 2,700 का पड़ा था मेरे को। ये मैंने कंपनी से ही लिया है स्टॉक, ये कंपनी की एक्सेसरीज ही है, ये मैंने ट्राम के सर्विस सेंटर से ही फिट कराया था उस दिन। इसके अलावा और भी एक्सेसरीज आती है, जैसे कि यहाँ पे एक मडगार्ड आएगा ऐसे ऑफ रोडिंग वाला प्रॉपर, जैसे यहाँ पे है ना स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए, वैसे यहाँ पे भी एक टैंक पैड आता है स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए। वो मैंने लगवाया नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लगाने से थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं होता है। मतलब टैंक एकदम ऐसे मेरे को सिंपल एंड क्लीन एंड एकदम ऐसा अच्छा लगता है। आई नो वो लगाने से स्क्रैच बच जाएंगे बट स्टिल ज़्यादा स्क्रैचेस हुए नहीं है। यहाँ पे मेरे टैंक पे थोड़े से ही स्क्रैचेस हुए हैं, ज़्यादा हुए नहीं है। एंड इस पर कोई पीपीएफ नहीं कराया मैंने, कोई पीपीएफ का कोटिंग नहीं है। जैसी बाइक आई थी वैसा का वैसा टैंक है। एंड हाँ, थोड़ा थोड़ा ओवर द टाइम वॉश करा के ना इसका जो मैट था ना, मैट फिनिश, वो थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा नहीं है कि टैंक एकदम ग्लॉसी ग्लॉसी हो गया, बट हाँ थोड़ा सा मैट का फिनिशिंग थोड़ा सा कम हो गया एक साल के बाद। बट आई थिंक दैट्स कॉमन, प्रीटी कॉमन, बिकॉज इतना वॉश किया है बाइक को तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। यहाँ पे एक्सेसरीज में ना एक विंडशील्ड आती है जो कि इतनी सी है, मतलब मैंने ऐसा सुना है, रिव्यूज़ लोगों ने दिया है कि वो वैसे भी कुछ काम की नहीं है बिकॉज वो इतनी छोटी आती है। एंड मुझे पर्सनली बाइक का लुक ऐसा ही बेटर लगता है, विंडशील्ड से ना बाइक का लुक थोड़ा सा ख़राब होता है। आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई हाईवे पे इतना क्रूज़ करते हो, विंडशील्ड होना ज़रूरी है। आई नो ज़रूरी है, बट वो एनी हाउ उतना इफेक्टिव नहीं है। एंड वैसे भी अगर इफेक्टिव होता तो मैं लगा लेता, वो एनी हाउ उतना इफेक्टिव नहीं है और लुक भी ख़राब कर रहा है, तो आई एम जस्ट यू नो लेट इट बी यार। जैसी बाइक अच्छी लग रही है वैसी रखता हूँ मैं। मतलब मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट पर्सनल लेवल पे कि विंडशील्ड होना ज़रूरी था। मैंने इतनी राइड की है तो मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आई एम ओके विद इट। और आप में से जो लोग नहीं जानते, तो मैंने इस बाइक पे हैदराबाद से नेपाल किया हुआ है, मैंने इस बाइक पे हैदराबाद से मुंबई किया है, हैदराबाद से पुणे किया है, हैदराबाद से गोवा किया है, हैदराबाद से हम्पी भी किया हुआ है, हैदराबाद से मैंने रिसेंटली अभी पौंडीचेरी भी करा हुआ है। एंड काफ़ी मैंने इस बाइक को मल्टीपल टेरेंस में चला लिया है, हाईवेज़ बोल लो, ऑफ रोडिंग बोल लो, बारिश में बोल लो, कीचड़ में बोल लो, ट्रैफिक में बोल लो, ऑलमोस्ट सारे टेरेंस में चला लिया इस बाइक को पिछले एक साल में। 15,000 किलोमीटर ऐसे ही नहीं हुए, अच्छा खासा मैंने बाइक को यूज़ किया है। और मैंने हैदराबाद से बैंगलोर भी किया था बाय द वे। बात करते कि बाइक चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, इतने सारे टेरेंस में चला लिया है, क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्या बेटर हो सकती है, ये चीज़ें बताता हूँ मैं अभी। जब ये बाइक हाईवे पे होती है ना बॉस, मतलब मान लो कि 120, 130, 120, 130 का अगर स्पीड भी होगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है इस बाइक पे कि हाँ आप इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ऐसे कुछ कुछ बाइक्स होती है, मैंने देखा है कि जहाँ पे थोड़ा सा वॉबल होने का डर रहता है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड में बहुत मैंने देखा है कि वॉबल होने का थोड़ा रील्स मैंने काफ़ी देखी कि ऐसा एकदम से हो जाता है या कुछ होता है। तो इस बाइक में वो वाला टेंशन नहीं है। इस बाइक में एटलीस्ट यू फील कि आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हो, कितना भी स्पीड में बाइक हो, एकदम से आप बाइक को हैंडल कर सकते हो। बहुत स्टेबल है बाइक हाईवे पे, मेरा कहने का मतलब ये है। स्टेबिलिटी इसकी टॉप नॉच है, कुछ भी डाउट नहीं है उसमें, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। नॉन स्टॉप मैंने इस बाइक को भी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले
पौंडीचेरी से हैदराबाद नॉन स्टॉप किया है एंड बाइक ने क्या परफॉर्मेंस दिया है बॉस, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, आप मेरे चैनल पे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरी अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है डेडिकेटेड, नेपाल से लेके पौंडीचेरी तक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, एक बार देख लेना, ठीक है। आप में से कुछ लोग का ये क्वेश्चन होगा कि बाइक को ऑलमोस्ट 15,000 चलाने के बाद, 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको बाइक के पावर में कुछ रिडक्शन फील हुआ है कि पावर थोड़ी सी कम हो गई है, इंजन उतना ज़्यादा थ्रॉटल पर रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है? तो मुझे पर्सनली ये फील नहीं हुआ है। बाइक इज़ इक्वली गुड, जो पहले नई नई ली थी उतनी ही पावरफुल है, उतना ही प्रॉपर इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, टॉर्क इज़ रियली गुड, एवरीथिंग इज़ गुड एज ऑफ नाउ। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ बाइक की, बट बाइक इज़ रियली गुड। बट हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बेटर हो सकती है, जो मुझे नहीं पसंद आई पर्सनली, वो मैं बताऊँगा आपको। इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ से। जो बाइक की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। नेपाल के टाइम पे तो भाई मैंने कितने ही सारे स्टेट्स क्रॉस करे हैं, कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई थी इस बाइक पे। एट द सेम टाइम जब मैं गोवा गया था तो वहाँ पे बेलगांव से लेके चोरला घाट वाला जो पैच है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है, वो भी किया था मैंने। तो बाइक ने सीमलेसली परफॉर्म किया, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि लग जाएगी ऐसा लगा। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ रियली गुड, नो डाउट। अब बात करते हैं कि बाइक का माइलेज कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस देती है व्हेन इट कम्स टू एवरेज एंड माइलेज। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि बाइक को मैंने 12,000 या 13,000 किलोमीटर्स तक नॉर्मल पेट्रोल ही डाला था, मतलब जो नॉर्मल आता है ना वो। मैंने पावर पेट्रोल नहीं डाला, मैंने XP95 नहीं डाला। मैंने सेकंड सर्विस के बाद मैंने पावर पेट्रोल डालना शुरू किया बाइक में। तो फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक का जो माइलेज आ रहा था वो था अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स पर लीटर। ऑब्वियसली वो बहुत ही कम था। एंड जब फर्स्ट सर्विस हो गई बाइक की, उसके बाद माइलेज चेंज टू 27 किलोमीटर्स इन सिटी। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ। जब मैंने बाइक पे लॉन्ग राइड्स करना शुरू किया, हाईवे पे क्रूजिंग करी, तो तब मुझे जो माइलेज मिला था बाइक का वो था मैक्सिमम 32 किलोमीटर्स पर लीटर, उससे ज़्यादा नहीं मिला था। और एवरेज स्पीड में रख रहा था 100 के आसपास, मतलब 100 से ऊपर मैं जा नहीं रहा था। 100 एंड 110 मैक्स था मेरा एवरेज स्पीड। बट रिसेंटली जब मैं पौंडीचेरी गया था तो माइलेज काफ़ी कम मिला मुझे, सरप्राइजिंगली। मैं दिखाता हूँ आपको कितना माइलेज मिला मुझे। ये है बाइक के टोटल किलोमीटर्स अभी 15,020। और ये जो ट्रिप 1 है ना, ये है मेरा पौंडीचेरी वाला ट्रिप का, जो हैदराबाद से पौंडीचेरी एंड पौंडीचेरी से हैदराबाद जो मैंने किया था। और जो माइलेज मुझे मिला है इस ट्रिप में वो है 26, विच इज़ सरप्राइजिंगली वेरी लो। आई डोंट नो, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, बिकॉज सिटी में ही मेरी बाइक जब 27 दे रही थी एक टाइम पे, वो अचानक से अभी पौंडीचेरी वाला जो ट्रिप किया मैंने उस पर 26 का माइलेज दे रही है थ्रू आउट द ट्रिप, मतलब हाईवेज एंड सब मिला के, विच इज़ सरप्राइजिंगली वेरी लेस। आई एम नॉट श्योर कि क्यों हो रहा है वैसा। अब वो E20 वाला सीन हो गया, बट ये बाइक ना E20 कंपैटिबल है, तो E20 वाला सीन अगर होता भी है तब भी आई डोंट नो इसमें ऐसा क्यों हुआ है। एंड माइलेज ड्रॉप तो हुई है। अब मुझे पता नहीं, मुझे इसके बारे में मुझे सर्विस सेंटर जाके एक बार पूछना पड़ेगा कि माइलेज क्यों ड्रॉप हुई है इस ट्रिप पे। बट 26 किलोमीटर इज़ सरप्राइजिंगली वेरी लेस, विच इज़ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। बट हाँ, हो सकता है कि शायद मल्टीपल जगहों पे फ्यूलिंग कर रहे हैं, मल्टीपल डेंसिटीज़ हैं फ्यूलिंग की, तो उस हिसाब से माइलेज ऊपर नीचे हो रहा हो, तो पता नहीं। मैंने इस ट्रिप में पावर पेट्रोल नहीं डाला था, बिकॉज पावर पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। हैदराबाद में नॉर्मल पेट्रोल ही 107 रुपीज़ पर लीटर है, एंड पावर पेट्रोल इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 115 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड चेन्नई में इट वाज 100 रुपीज़ पर लीटर नॉर्मल पेट्रोल। आंध्र प्रदेश में नॉर्मल पेट्रोल वाज 109 रुपीज़ पर लीटर। पौंडीचेरी में इट वाज वेरी लेस, 94 या 95 पर लीटर। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल ही डाला था मैंने, एंड स्टिल मुझे माइलेज 26 का ही मिला है। मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव चलाया बाइक को इस बार। मैंने 120 का एवरेज स्पीड रखा हुआ था हाईवे पे जब मैं वापस आ रहा था, एंड ट्रैफिक में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे फास्ट चलाया था बाइक को, थोड़ा सा एग्रेसिवली चला रहा था इस बार मैं, बट सेफली चला रहा था, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक थोड़ा सा माइलेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। 32 आ रहा था मुझे एक टाइम पे, सोचो हाईवे की क्रूजिंग पे और इस पे, और अभी 26 आया है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्यों है ऐसा। एक चीज़ जो मुझे लगता है यहाँ पे बेटर हो सकती थी वो थी इसकी टैंक की कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी 13 लीटर्स की है, एटलीस्ट 15 लीटर की होती ना तो बहुत सही हो जाता। आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाई स्पीड्स में मिरर का कैसा सीन है, मतलब क्या मिरर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, क्या विजिबिलिटी मिरर में होती है देखने के लिए। 110-120 की स्पीड पे ना मिरर वाइब्रेट होते हैं, एंड थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर दिखता है, मतलब दिखता है, आपको समझ आता है कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट एकदम ऐसे स्टेबल नहीं है मिरर। थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट करता है 110 या 120 पे, तो थोड़ा सा स्टेबल मतलब मिरर नहीं है उतना। अब वाइब्रेशन की बात आई गई है तो ये भी बता देता हूँ कि बाइक में वाइब्रेशंस कैसे हैं, हाई स्पीड में कैसा वाइब्रेशन फील होता है। अगर आप प्रॉपर राइडिंग गियर में बाइक चला रहे हो अच्छे से, शूज़ वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के, तो आपको 100-110 तक तो ना आपको वाइब्रेशन फील होगा नहीं। हाँ, बजीनेस फील होता है, बट वाइब्रेशन फील नहीं होता। जैसे
कि आपको रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन फील होता है प्रॉपर, तो इसमें वैसा वाइब्रेशन नहीं है, बजीनेस है थोड़ी सी। अगेन मैं बता रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड फैंस है, लवर्स को ऐसे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। जब आप यहाँ पे शूज़ रख के राइड करते हो प्रॉपर हाई स्पीड पे, तो इस वाले एरिया में थोड़ा सा बजीनेस आता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ऐसा नहीं कि आपको डिस्कम्फर्ट फील करेगा, आपको फील आती है कि आप एक मशीन चला रहे हो, आपको थोड़ा सा एक बजीनेस यहाँ पे ज़रूर फील होता है। इस पे भी, इस वाले फुट पैक पे भी और इस वाले फुट पैक पे भी, दोनों तरफ से वाइब्रेशन तो इस वाले हैंडल बार में या थ्रोटल में तो ना के बराबर फील होता है। मतलब आप प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनोगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ फील नहीं होएगा। हाँ, बेयर हैंड्स चलाओगे तो थोड़ा आपको शायद 100 के बाद थोड़ा सा फील हो सकता है, बट वैसे ग्लव्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये नहीं बोल रहा कि बाइक एकदम परफेक्ट है या कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली जो बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा बेटर लगा मुझे व्हेन इट कम्स टू वाइब्रेशन ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ इज़ द सीटिंग कंफर्ट ऑफ द बाइक। मतलब लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से अगर देखोगे, पिलियन का भी बताऊंगा मैंने, क्योंकि पिलियन के साथ भी मैंने लॉन्ग राइड करी है। जब मैं नेपाल गया था तो मेरा दोस्त आया था, मेरे पीछे बैठा हुआ था, वो बिहार से उसने ज्वाइन किया हुआ था, सॉरी झारखंड से ज्वाइन किया हुआ था। वैसे देखा जाए तो सीट की क्वालिटी, कुशनिंग इज़ डिसेंट। और इस बाइक पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप 250 किलोमीटर्स तक चला लोगे, 250 किलोमीटर्स के बाद ना आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे लगेगा कि हाँ भाई खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, पेन नहीं आएगा। मतलब मुझे पर्सनली इस बाइक पे बैक पेन नहीं आता है, बट मेरे को हाँ थोड़ा सा ऐसे लोअर बैक, एकदम लोअर बैक पे ना हल्का हल्का पेन फील होता है आफ्टर 250 किलोमीटर्स। जब मैंने पहली बारी बाइक चलाई थी ना, जब लॉन्गेस्ट मैंने नेपाल की राइड की थी, सबसे पहली राइड मेरी लाइफ की, तब मेरे को 120 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा सा पेन होने लगा। बट जैसे जैसे मैंने राइड ज़्यादा करी, फिर मैंने बाइक्स चलाई, आई गॉट यूज टू द बाइक, मुझे अभी मैं नॉन स्टॉप 250-280 किलोमीटर्स आराम से खींच सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसकी कुशनिंग है उस हिसाब से आपका बॉडी भी शेपअप हो जाता है एंड यू आर लाइक गुड टू गो मतलब। बट हाँ, जब मैंने अभी पौंडीचेरी से हैदराबाद जब नॉन स्टॉप किया था ना बॉस, तो मेरी हालत थोड़ी टाइट हो गई थी। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के बाद मैं नहीं बैठ पा रहा था बाइक पे। मतलब सीन क्या हो गया था, क्योंकि मैं हैदराबाद से चेन्नई आया था चला के, फिर चेन्नई से पौंडीचेरी भी चलाया, फिर पौंडीचेरी में भी मैंने बहुत बाइक पे घूमा, तो मैं बाइक पे कंटिन्यूसली बैठ ही रहा था, 4 दिन से मैं बाइक चला ही रहा था। एंड फिर लास्ट डे मैंने एकदम से नॉन स्टॉप वाला स्ट्रेच मारा, तो उसमें क्या है, मैं 400 किलोमीटर के बाद फिर मेरी बॉडी एकदम ही दर्द करने लगी कि नहीं भाई, बोल रही नहीं हो सकता, अब नहीं बैठ सकते, तुम खड़े हो जाओ। तो वो एक सीन है, मैं बहुत डिस्कम्फर्ट हो गया था मुझे उस टाइम पे। बट वैसे अगर मैं सिर्फ हैदराबाद से चेन्नई की बात करूँ तो मैंने 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप तक कर लिया आराम से। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप आराम से कर सकते हो, मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब, ये मेरा एक्सपीरियंस है बाय द वे। अब बात करूँ पिलियन सीट की, तो ऐसे देखो कंपैरेटिवली राइडिंग जो सीट है ये वाली, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर कंफर्ट लगी मुझे। मैं खुद आज तक कभी नहीं बैठा हूँ मेरी बाइक के पीछे, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, जब मेरा दोस्त आया हुआ था तो बता रहा था कि उसको ना 150 किलोमीटर्स के बाद फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, तो हम लोग ऐसे रुक रुक के गए थे, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर बैठा, फिर थोड़ा वैसे बैठा। तो अगर पिलियन के साथ अगर राइड कर रहे हो तो मुझे लगता है कि 150 किलोमीटर्स के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। बट अगर आप अकेले चला रहे हो तो आई थिंक आप 250-300 तक जा सकते हो आराम से। अब बात करते हैं कि इस बाइक के ब्रेक्स कैसे हैं। तो बाइक के देखो, स्क्रैम्बलर तो आपको पता ही है, उसके अलावा एक और बाइक आती है स्पीड 400, वो भी मैंने चला रखी है, उसका भी वीडियो बनाया मैंने चैनल पे। उसमें जो ब्रेक्स आते हैं ना बॉस, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पंची है। मतलब जैसे ही आप पंची, मतलब पंची नहीं, पंच मतलब ऐसे तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, कहने का मतलब ये है। और इसमें जो ब्रेक्स आते हैं ना, वो थोड़े से डिले है। मतलब जैसे अगर आप ब्रेक प्रेस करोगे तो 2-3 सेकंड का डिले आता है ब्रेक्स में, मतलब उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। बट अगेन इसका एक रीज़न है, जो रीज़न वो है कि बिकॉज बाइक एक ऑफ रोडिंग कैटेगरी में भी आती है, एडवेंचर टूरर कैटेगरी में आती है, तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से इसमें डिज़ाइन जानबूझ के ऐसा किया गया कि ब्रेक्स थोड़े से कम रिस्पॉन्स करते हैं, डिले। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो तुरंत अगर आप पंची ब्रेक्स लगोगे तो स्किड होने का चांस होता है। मुझे पर्सनली ना इसके ब्रेक से ज़्यादा स्पीड 400 के ब्रेक ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब क्या रिस्पॉन्सिव है बॉस, मतलब ऐसे टच की और बाइक एकदम खतरनाक रिस्पॉन्स देती है। इसमें टच करोगे तो धीरे 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 एकदम से पकड़ता है, तो वो सीन है। बट हाँ, मुझे पर्सनली स्पीड 400 के ब्रेक्स पसंद है। बट अगेन ये बाइक ऑफ रोडिंग के हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन की गई है, तो इसमें इसीलिए थोड़ा सा डिले रखा है ब्रेक्स में। रही बात इसके ब्रेक पैड्स कैसे हैं, इनकी लाइफ कैसी है, तो मैंने इसके ब्रेक पैड्स चेंज किए थे जब मेरे बाइक के हुए थे 6 या 6,500 किलोमीटर्स। जस्ट मुंबई निकलने से पहले मैंने ब्रेक पैड्स चेंज किए थे, बिकॉज ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए थे। तो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में अच्छा किलोमीटर्स का रेंज है क्या ब्रेक पैड्स का, क्योंकि मैं तो भाई डिसेंट ब्रेकिंग करता हूँ, मैं कोई एग्रेसिव ऐसे ब्रेक्स मार के वो नहीं करता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा है ना ब्रेक पैड्स, आई थिंक मुझे अब ब्रेक पैड्स चेंज कराने चाहिए,
क्योंकि 6000 पे मैंने चेंज किए थे, अभी 15000 किलोमीटर हो चुका है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज। मुझे और एक चीज़ इस बाइक की जो पसंद नहीं आई थी वो था इसका चेन का क्वालिटी। जो इसकी चेन स्प्रॉकेट का क्वालिटी है ना, वो मुझे लगता है कि उतना खास नहीं है, क्योंकि जब मैं बैंगलोर गया था, अगर आपने मेरे बैंगलोर सीरीज़ देखी है तो बैंगलोर के लास्ट एपिसोड में तो पूरा का पूरा चेन स्प्रॉकेट ही चेंज किया मैंने, लिटरली पूरी नई चेन डाली है। ये नया स्प्रॉकेट, चेन स्प्रॉकेट जो होता है पूरा किट आता है ना, वो नया डाला है लिटरली। और तब मेरे बाइक के किलोमीटर्स थे 8500 के आसपास, मतलब 8500 पे मैंने नया चेन स्प्रॉकेट किट डाला है। कैन यू बिलीव दैट? एक रीज़न मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वालिटी बेटर हो सकती है व्हेन इट कम्स टू चेन। एंड सेकंड रीज़न ये था कि मेरी गलती हो गई थी। जब मैं हैदराबाद से मुंबई निकलने के लिए निकला था तब मैंने चेन लूप किया हुआ था। फिर जब मुंबई पूरा घूमा और मुंबई से हैदराबाद के लिए निकला तब मैंने चेन लूप किया ही नहीं था। तो ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर बिना चेन लूप के मैंने बाइक चलाई है। एंड उसके बाद ही ये इशू स्टार्ट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरी भी गलती हुई है। मैं उतना कुछ एक्सपीरियंस राइडर नहीं था, मुझे चीज़ें पता नहीं थी। मुझे लगता था कि कंपनी वाले तो बोलते हैं कि 500 पे करो, मुझे लगता था चलो कोई नहीं 1000 किलोमीटर पे करेंगे तो भी कुछ इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज द मुंबई हैदराबाद हाईवे वॉज वेरी गुड। कुछ गंदा नहीं था, डर्ट हुई नहीं थी, बाइक गंदी हुई नहीं थी, एकदम स्ट्रेट हाईवे था। बट ऐसा नहीं है, मैं गलत था। 500 किलोमीटर पे चेन लूप करना ज़रूरी है अगर आपको अपने चेन की क्वालिटी मतलब ज़्यादा देर तक मेंटेन करनी है। बट हाँ, ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली जो नया चेन स्प्रॉकेट का कॉस्टिंग पड़ा था बैंगलोर में, वो पड़ा था 3500 रुपीज़। उसके अलावा फिर लेबर चार्ज वगैरह मिला के 4200 में कुछ हो गया था, मतलब फिटिंग विटिंग करके प्रॉपर। आप में से कुछ लोग को ये डाउट होगा कि बाइक कितना ज़्यादा हीट करती है, मतलब इसमें हीटिंग इशू है कि नहीं है। एंड यहाँ पे ट्रस्ट मी, जो इसका रेडिएटर है ना बॉस, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना रेडिएटर, ये क्या नेक्स्ट लेवल काम करता है। मतलब मुझे इसमें कोई ज़्यादा ऐसे हीटिंग इशू फील नहीं हुई है टू बी ऑनेस्ट। मैंने मेरे दोस्त की BMW GS 310 चलाई थी, जो कि 310 वाला है ना, उसमें क्या नेक्स्ट लेवल हीटिंग है बॉस। मतलब लिटरली मेरे ऐसे पैरों तक पूरा हीट फील हो रहा था ट्रैफिक में। बट इस बाइक का उतना हीट नहीं आता है कंपैरेटिवली, अगर मैं BMW से कंपेयर करूँ तो। आई नो वो 310 है, ये 400 सीसी की है, बट स्टिल उसमें ज़्यादा हीट हो रहा था मतलब बाइक। बट यहाँ पे इतना हीटिंग नहीं है। हीटिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हीटिंग नहीं है, बट द रेडिएटर एक्चुअली डज द प्रीटी गुड जॉब। चलो इसी बात पे बाइक को ऑन करता हूँ और इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देता हूँ। अब बात करते हैं एक और चीज़ जो मुझे इस बाइक में नहीं पसंद आई, वो है इसका हेडलाइट का थ्रो। दिखने में बहुत ही क्लासी लगती है, रात में तो बहुत ही सही लगता है। इसका जो LED सेटअप है ना, रात में ऐसे ट्रैम का लोगो बन जाता है T वाला, बहुत ही क्रेजी लगता है। बट हाँ, ये इतनी पावरफुल नहीं है सैडली, ये इतना अच्छा थ्रो नहीं करती है रात में, जो कि करना चाहिए। बहुत लोगों ने क्या किया पता है, हेडलाइट ही बदल गया। आई थिंक वो वैष्णो या वैष्णव की कुछ तो हेडलाइट आती है, नाम वैष्णव करके है। मुझे पर्सनली हेडलाइट बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे T ट्रैम का लोगो आता है बीच में, इट लुक्स गुड, मतलब इसीलिए मैंने हेडलाइट चेंज नहीं करी। बट हाँ, मैं यहाँ पे फॉग लैम्प या ऑक्स लाइट ज़रूर लगवाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद लगाऊंगा। अभी मैं वैसे भी रात में टूर नहीं करता हूँ, रात में चलाता ही नहीं हूँ। बट हाँ, मैं ज़रूर यहाँ पे लगवाऊंगा, सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। बाय द वे, द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ ऑल्सो गुड, मतलब मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं प्रिफर करता कि थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ें ऐड हो जाती, मतलब ये जो स्क्रीन साइज़ है थोड़ा सा बड़ा हो जाता, यहाँ पे थोड़े और फीचर्स ऐड हो जाते हैं, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो है ही। यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है, इससे आप चीज़ें बदल सकते हो। यहाँ पे आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी तो इंजन ऑफ है, बट हाँ, इसका गियर इंडिकेटर भी काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे बहुत अच्छे से विजिबल करता है आपको कौन सा गियर है, क्योंकि डोमिनर में मैंने देखा है, डोमिनर का यहाँ पे टैंक पे होता है वो गियर इंडिकेटर ना, वो थोड़ा सा अनईजी होता है। और यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो उसको, बट वो बहुत छोटा है, समझ नहीं आता। तो मुझे थोड़ा ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा पसंद आते हैं जहाँ पे गियर इंडिकेटर बहुत प्रॉपरली दिखाते हैं। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो सम गार्ड है ना नीचे, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक ही आता है, ये मैंने अलग से नहीं लगवाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाइक में स्टॉक में तुम्हें सम गार्ड भी दे रहे हैं ये लोग। रेडिएटर ग्रिल है, सम गार्ड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक में आता है बाइक में। तो आपको अगर दिख रहा हो तो देखो, मैंने अभी हेडलाइट ऑन करी है हल्की, तो अगर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बहुत प्यारा इसका लुक आता है रात में। तो इसीलिए मैं हेडलाइट चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है ये वाला लुक। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बेटर हो सकती है वो है इसका हॉर्न। इसका हॉर्न ना थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा बेटर चल जाता हॉर्न थोड़ा सा। अभी आपको थोड़ा सा लाउड फील हुआ होगा क्योंकि मैं अभी शांत जगह पे हूँ, बट वैसे ट्रैफिक में और हाईवे पे ना बहुत ही इसका कम साउंड आता है, तो ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है मेरे को लगता है हॉर्न। इसके टायर्स की बात करूँ तो फ्रंट में है अपने पास 100/90 19 इंच के MRF के टायर्स हैं ये।
बाय डिफ़ॉल्ट ये MRF के ही स्टॉक में है, मैंने अभी तक टायर चेंज नहीं किया है। 15,000 किलोमीटर चला लिया है बट बाइक का टायर अभी तक चेंज नहीं किया है, बिकॉज मेरे हिसाब से द कंडीशन इज़ गुड टायर की अभी, तो ये और चल जाएंगे आराम से, मतलब ज़्यादा अभी इतनी जल्दी चेंज कराने की ज़रूरत है नहीं। पीछे का टायर अपने को मिलता है 140/80 17 इंच का। अभी टायर की कंडीशन कुछ ऐसी है 15,000 किलोमीटर के बाद। अच्छा खासा मोटा है टायर का विड्थ, एंड ये अच्छा खासा ग्रिप देता भी है, मतलब यू फील दैट कॉन्फिडेंस जब आप टर्न करते हो, हाई स्पीड पे होते हो ना, तो टायर आपका अच्छा खासा चिपक के रहता है, मतलब रोड से, विच इज़ अ गुड थिंग। एक और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनरली जो चेन होता है वो बाइक के इस तरफ होता है, कोई भी बाइक ले लो इस तरफ होता है, बट ट्रैम्प यहाँ पे देता है राइट साइड में, साइलेंसर के साथ ही देता है। इस बाइक में कोई सेंटर स्टैंड नहीं आता है, सिर्फ सिंगल साइड स्टैंड आता है। सेंटर स्टैंड होना एक प्रॉब्लम है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर आप अकेले राइड पे हो, काफ़ी लंबी राइड पे हो, अगर आपको चेन लूप करना है तो डेफिनेटली हैव टू हैव अ व्हील रोलर, बिकॉज पैडॉक स्टैंड जो आता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आई एम नॉट श्योर वो बाइक पे आप कैरी कर पाओगे इतना लॉन्ग राइड पे, तो एक व्हील रोलर लेना ज़रूरी है। एंड वो भी उतना कुछ इफेक्टिव नहीं है, मैंने भी लिया हुआ है बट उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टायर फिसलता है व्हेन इट कम्स टू टर्निंग ना, तो वो फिसल के बाइक उसके बाहर ही आ जाती है। अभी चेन्नई में भी जब मैं अकेला गया हुआ था ना पौंडीचेरी राइड पे, तो मैंने अपने होटल में वहाँ पे एक स्टाफ था, उसी को बोला कि थोड़ी सी बाइक उठा ले, मैं चेन लूप कर लेता हूँ। तो वो है एक चीज़ इसमें कि आपको सेंटर स्टैंड मिलता नहीं है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द बाइक्स में आजकल सेंटर स्टैंड आता नहीं है, तो इसमें भी नहीं आता है वो। तो ये भी एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी। ये जो इंडिकेटर की क्वालिटी है वो थोड़ी सी मीडियोकर है, एकदम टॉप नॉच नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक की फील है। देखो ये वाला हल्का सा बेंड हो गया हवा से, पता नहीं कैसे बेंड हो गया, हवा से बेंड हुआ है जो भी है, बट हल्का सा बेंड हो गया, तो ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बाय द वे बाइक में टाइप सी चार्जिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइप सी है ये प्रॉपर, तो अच्छी बात है। डायरेक्टली अपना आईफोन वगैरह मैं चार्ज कर लेता हूँ यहीं से। मेरा आईफोन 15 है ना, तो आईफोन 15 में टाइप सी आया है, तो टाइप सी यहाँ से सही हो जाता है, मतलब चार्ज। एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि इसकी सर्विस का कॉस्ट कितना है, इसका पार्ट्स वगैरह का कॉस्ट कितना है। तो जैसे सर्विस कॉस्ट, जैसे अगर फर्स्ट सर्विस की बात करूँ मैं, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपीज़ का हुआ था। उसमें फर्स्ट सर्विस में आई थिंक ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। एंड जब सेकंड सर्विस मैंने अभी रिसेंटली कराया था 1 महीने पहले, तो उसका मुझे कॉस्टिंग पड़ा था अराउंड 2900 के आसपास, विच इज़ आई थिंक डिसेंट एंड नॉट बैड। मुंबई जाने से पहले जो मैंने ब्रेक पैड्स चेंज किए थे उसका मुझे कॉस्टिंग पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1400 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट हाँ मुझे लगता है 1200-1400 रुपये कुछ हुआ था, विच इज़ आई थिंक डिसेंट। ट्रैम का ब्रांड है उस हिसाब से अगर देखा जाए। एंड उसके अलावा जो मैंने चेन स्प्रॉकेट चेंज किया था उसका मुझे 3500 रुपये का कॉस्ट पड़ा था। तो उस हिसाब से पार्ट्स के कॉस्टिंग ओके है ट्रैम के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है थोड़ा, तो वैसे अगर आप डोमिनर से कंपेयर करोगे तो फिर उसकी प्राइसिंग कम ही होगी स्पेयर पार्ट्स की, बट वैसे अगर ट्रैम के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक प्राइसेस आर ओके। BMW के तो बहुत नेक्स्ट लेवल कॉस्टिंग होती है भाई, वो तो आप कर ही नहीं सकते, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है उसका। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी हाइट 5'9" एंड अबव है तो ये बाइक आपके लिए वेरी गुड है, आप आराम से फ्लैट फुट कर सकते हो। बट अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" से नीचे है, देन आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा इस बाइक में। अनलेस यू आर एन एक्सपीरियंस राइडर, आप मैनेज कर लोगे वो अलग बात है, बट वैसे अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" के नीचे है या 5'6" है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस बाइक में, बिकॉज इस बाइक का हाइट थोड़ा ज़्यादा है। मेरी हाइट 5'10" है तो मैं आराम से फ्लैट फुट कर सकता हूँ, मेरे एग्जैक्टली पैर फ्लैट फुट हो जाता है। तो यही अगर आप थोड़े से कम हाइट के हो, 5'6", 5'7" के आसपास हो ना, तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ये बाइक थोड़ी सी हाइटेड लोगों के हिसाब से ही बनी है, इसका हाइट थोड़ा है, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका कम है, तो हाइट थोड़ी सी ऊंची है बाइक। और मेरे लिए स्पीड बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी, मतलब मेरे हाइट और वेट के हिसाब से स्पीड मेरे को बहुत ही छोटी लग रही थी, ऐसे लग रहा था बहुत कॉम्पैक्ट बाइक है एकदम ही। मुझे थोड़ी ऐसे वाइड चाहिए था, और इसका जो राइडिंग पोजिशन है ना वो भी काफ़ी ऐसे वाइड है टूरिंग के हिसाब से। जैसे अगर आप ऐसे बैठे हो ना तो ये काफ़ी मतलब वाइड है, इसका जो हैंडल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स वेरी वाइड, सो इट गिव्स यू अ वेरी अपराइट पोजीशन, ऐसे आप सही बैठते हो, मतलब ऐसे मज़ा आ जाता है राइड करते हो। तो बात वही है कि भाई कंक्लूजन क्या है, किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। मान लो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसका बजट है 3.5 लाख रुपए, इंडिया में बाइक लेने आज के टाइम पे 400 सीसी एंड अबो का ही सेगमेंट चाहिए आपको, लॉन्ग टूरिंग भी करनी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, पेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक हो, नया हो, डिफरेंट लगे रोड पे थोड़ा सा, एट द सेम टाइम प्रीमियम सेगमेंट की बाइक चाहिए, बट उसका सर्विस नेटवर्क भी अच्छा चाहिए। जैसे BMW का सीन ये है कि BMW का हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर है, जैसे पूरा तेलंगाना में, हैदराबाद में एक ही उसका सर्विस सेंटर है, बट ट्रैम का वैसा सीन नहीं है। ट्रैम का सर्विस नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैं जब नेपाल गया था तो मैंने इतने सारे स्टेट्स क्रॉस किए थे, हर एक स्टेट में ट्रैम अवेलेबल था। एंड अभी मैं बैंगलोर गया था, वहाँ पे भी था, गोवा गया था, वहाँ पे भी था,
पौंडीचेरी गया था, चेन्नई में भी था, पौंडीचेरी में तो नहीं था बट चेन्नई में था। तो मतलब उस हिसाब से ट्राम का सर्विस नेटवर्क इज़ गुड, रिलायबल है। किसको नहीं लेनी चाहिए बाइक वो मैं बताता हूँ। अगर आपका 3.5 लाख का बजट नहीं है तो आई थिंक आप स्पीड पे जा सकते हो। स्पीड 400 इज़ कंपैरेटिवली लिटिल चीपर दैन स्क्रैम्बलर। एट द सेम टाइम अगर आपको सिटी के लिए बाइक चाहिए, आपको सिर्फ सिटी में चलाना है, ऑफिस जाना है, बस आसपास ही घूमना है, तो स्क्रैम्बलर से बेटर स्पीड है। और अगर माइलेज आपका बहुत बड़ा कंसर्न है कि माइलेज मुझे बहुत अच्छा चाहिए, मुझे 40-35 का माइलेज मिनिमम चाहिए, 40 का चाहिए हाईवे पे, देन दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू आई गेस, बिकॉज इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी 26 का आ रहा है, इससे पहले मुझे 32 का भी आया था। तो ये थोड़ा सा माइलेज सेंट्रिक बाइक तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी, फिनिश एंड ऑल एवरीथिंग इज़ गुड। आपको अगर डिसेंट बाइक चाहिए, थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में एंटर करना चाहते हो, ट्रायम जैसा ब्रांड चाहिए, तो देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर स्क्रैम्बलर। इट्स अ वेरी गुड बाइक एंड आई लव माई डिसीजन। मुझे आज भी लगता है अगर मैंने उस टाइम पे डोमिनर ली होती ना तो मैं शायद थोड़ा सा रिग्रेट करता अगर इस बाइक को मैं बाद में देखता, बिकॉज दिस बाइक फील्स लिटिल न्यू, ऐसे थोड़ा ड्रीम बाइक वाली वाइब देती है, थोड़ा सा एक है, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, थोड़ा सा एडिशनल फैक्टर है इस बाइक में, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही ली एक तरीके से, ऑलमोस्ट जो चीज़ें हो सकती है इस बाइक से रिलेटेड मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। इस 1 साल में जो मैंने इस बाइक से एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने मतलब मुझे अच्छा लगा या मुझे बुरा लगा, मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ बता ही दिया है। बट हाँ अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का दे दूंगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो। एंड बाय द वे आप में से अगर मेरा चैनल कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरी बाकी की वीडियोज़ एक बार चेकआउट कर लो, बहुत अच्छे से बनाई है, मेहनत करी है काफ़ी। तो एक बार पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, एक बार चेकआउट कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, इससे क्या है आप जैसे और लोग को फिर मेरा चैनल रिकमेंड होगा, और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ रिकमेंड होगी तो अपनी कम्युनिटी ऐसे बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मीटअप प्लान करूँ मैं। आई एम अज्यूमिंग कि मैं शायद मुंबई आ सकता हूँ नेक्स्ट मंथ, आई एम नॉट श्योर, अभी प्लान चल रहा है मेरा। अगर मैं मुंबई आता हूँ तो मैं 1 हफ्ते पहले या एटलीस्ट 4-5 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी पोल डाल दूंगा कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो आप में से कितने लोग अवेलेबल हो मीटअप के लिए। एंड मैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा आईडी, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टेंट अपडेट होती हैं, जो मेरा यूट्यूब पे होता है वो इंस्टाग्राम पे पहले ही आ जाता है, बिकॉज वो ज़्यादा ईजी है ना अपडेट करने के लिए। सही है। फिर यहाँ पे भी अभी ना थोड़ा बारिश जैसा हो लग रहा है, धीरे धीरे धूप आ रही है जा रही है, बारिश आ रही है जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो सही है गाइस, फिर आज के वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।